इसके आगे अगर हमें सर्किट सॉल्व करना सीखना है तो उसके लिए हमें किरचॉफ के दो लॉस की ज़रूरत पड़ेगी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला लॉ जो है वो केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ कहलाता है। इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। दूसरे लॉ को हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो इस बात पर बेस्ड है कि जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। और जो दूसरा लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो किरचॉफ लॉ में पहला लॉ जैसे मैंने आपको बताया जंक्शन लॉ कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज जीरो, यानी जंक्शन पर आने वाला जो टोटल करंट है उसको हम क्या लेते हैं, उसका सम क्या लेते हैं, ज़ीरो। यहाँ हम एक कन्वेंशन यूज़ करते हैं कि अगर हम आने वाले करंट को पॉजिटिव लेते हैं तो जाने वाले करंट को नेगेटिव लेना होगा, और अगर आने वाले करंट को नेगेटिव लेते हैं तो जाने वाले करंट को पॉजिटिव लेना होगा। जब हम ऐसा करते हैं और किसी भी जंक्शन पे देखते हैं तो जितना करंट आ रहा होता है उतना ही करंट जा रहा होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि करंट कम आए और ज़्यादा जाए, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि करंट ज़्यादा आए और कम जाए। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाना पड़ेगा। इसके पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, मैंने आपको बताया, जिसका मतलब ये है कि जंक्शन पे जितना चार्ज आ रहा है पर यूनिट टाइम उतना ही चार्ज जा सकता है। ना ये कम हो सकता है ना ये ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। तो यहाँ जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो I2 करंट आ रहा है, यहाँ पे I3 करंट आ रहा है, यहाँ पे I4 करंट आ रहा है और जा रहा है I5, और I1 भी जा रहा है। तो हमने क्या अज्यूम किया कि जो जाने वाला करंट है वो पॉजिटिव है और जो आने वाला करंट है वो नेगेटिव है। तो टोटल सम ऑफ करंट क्या हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस लॉ की मदद से हम सर्किट में अपने करंट की कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। सेकंड लॉ या जिसको लूप लॉ कहते हैं, उसमें क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स एंड अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज जीरो। ऐसा होता है कि हम ये मानते हैं कि करंट की डायरेक्शन में अगर हम बढ़ रहे हैं तो किसी भी रेजिस्टेंस पे जो हमारा ड्रॉप होगा, जो रेजिस्टेंस है पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम ड्रॉप कहेंगे, यानी लॉस होगा। और अगर हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं तो उस केस में पोटेंशियल का गेन होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम प्लस और माइनस यानी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल लेते हैं। करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। अगर रेजिस्टेंस में हम हायर टू लोअर यानी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ ड्रॉप हुआ होगा, और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं यानी नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो गेन हुआ होगा। इसी तरीके से अगर आपको रास्ते में बैटरी मिलती है, ईएमएफ मिलता है, तो हम कहेंगे कि अगर हम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं तो पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट गए तो क्या हुआ, ड्रॉप, और अगर नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट आए तो क्या हुआ, गेन। तो इस तरीके से हम अपने जो ड्रॉप्स हैं और जो गेन्स हैं उनके साइन असाइन करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि टोटल गेन इज इक्वल टू टोटल लॉस। ना कुछ गेन होगा ना कुछ लॉस होगा, यानी जितना ड्रॉप होगा उतना ही हमारा पोटेंशियल का गेन भी होना चाहिए। इसके पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में राउंड ट्रिप के लिए वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो। तो हम सर्किट में क्या करते हैं, लूप बनाते हैं, जिस पॉइंट से चले थे वापस घूमकर उसी पॉइंट पर लौट आते हैं। तो उस केस में हमारा टोटल वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। मैकेनिकल मतलब जो एनर्जी है हमारी वो कंजर्व रहती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। अब यहाँ पे बात हुई है ईएमएफ की। ईएमएफ इज़ रिलेटेड विद सेल और बैटरी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है, और हमारा ईएमएफ क्या होता है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या सेम चीज़ होती हैं, अलग अलग चीज़ होती हैं? तो हमारे सेल के साथ में दो चीज़ें एसोसिएटेड है। एक है ईएमएफ जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। फोर्स वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पोटेंशियल से ही रिलेटेड है। दूसरा होता है टर्मिनल वोल्टेज। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो आइडियल सिचुएशन है और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन है। यानी जब कोई करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा होता है, बैटरी कोई करंट नहीं दे रही होती है, तब हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारी बैटरी है वो पर यूनिट चार्ज पर इतना वर्क डन कर सकती है, इतनी है ना एनर्जी वो फ्लो करा सकती है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज ईएमएफ। तो ये तो हमारी फील है कि हमारा सेल जो है वो इतना वर्क डन कर सकता है, लेकिन जैसे ही हम सेल को कनेक्ट करते हैं
तो हमारे सेल का भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, ड्रॉप होता है। उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें टर्मिनल के अक्रॉस मिलता है, ऑब्वियसली वो हमारा ईएमएफ के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ईएमएफ तो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू थी। अब हमारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुआ होगा, जिसकी वजह से हमारे ईएफ में से वो ड्रॉप माइनस करना पड़ेगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो एक्चुअल में ईएमएफ माइनस आईआर के बराबर होता है। जब हम आई करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं सर्किट में से, ऑब्वियसली हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ईएमएफ से कम होता है। लेकिन अगर हम सेल को चार्ज कर रहे हों तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो वोल्टेज है वो बड़ा हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज बड़ा होगा ईएमएफ से, क्योंकि उस केस में हमें ड्रॉप नहीं हो रहा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बल्कि गेन हो रहा होगा। तो यूनिट ऑफ बोथ ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज होती ही वोल्ट हैं, दोनों ही वोल्ट हैं, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया। लेकिन कब ये बड़ा होता है, कब ये छोटा होता है, जब करंट ड्रॉ करते हो तो टर्मिनल वोल्टेज छोटा होता है, जब आप उसे चार्ज करते हो तो टर्मिनल वोल्टेज बड़ा हो जाता है। किसी भी आइडियल सेल के लिए हम ये मानते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ होगा। लेकिन हम जानते हैं जब हम रियल सेल यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे केस में क्या होगा, हमारा वोल्टेज जो होगा वो ईएमएफ से छोटा होगा। यहाँ पे हम करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमारा ईएमएफ हमें दिया है, टोटल रेजिस्टेंस मालूम है, आर हमारा लोड है और स्मॉल आर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो वी बराबर आई आर से, आई इक्वल टू वी बाय आर। ईएमएफ इज ई, टोटल रेजिस्टेंस इज आर प्लस आर, क्योंकि लोड और इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। यहाँ से हमें वोल्टेज डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, आई आर के इक्वल। तो यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू ले लिया हमने, यहाँ से हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी मिल गया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। शुरू करिएगा करंट से, करंट की वैल्यू पहले निकाल लेंगे तो फिर बाकी चीज़ें हमारे लिए निकालना आसान है। V बराबर ई माइनस आई आर, ये तो हमें पता ही है कि रिलेशन होता है, तो इसी से हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर निकाली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट जो सर्किट में है वो इंटरनल रेजिस्टेंस का फंक्शन है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है उसके ऊपर आपके आई की वैल्यू डिपेंड कर रही है। ईएमएफ ऑफ सेल तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो पहले से ही आपको गिवन है, वो नहीं बदल रहा। तो फिर यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि पावर जो लोड के अक्रॉस यहाँ पे आप डेवलप कर रहे हो, या जो पावर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है लोड को सेल से, वो क्या होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पर पावर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, दोनों सीरीज में हैं, दोनों में करंट कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने आपको बताया था पावर के अलग अलग फार्मूले हैं। जब सीरीज कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का तो हम आई स्क्वायर आर कौन लेते हैं, क्योंकि आई सभी में सेम रहता है। तो हम जानते हैं कि आई का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके लोड पर जिसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और स्मॉल आर पर जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो पावर जो कि ट्रांसफ़र होगा लोड को, वो कब मैक्सिमम होगा, जब आपका आर इज इक्वल टू स्मॉल आर होगा, यानी जब आपका लोड जो है वो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। उस केस में आपको पावर जो है वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगा लोड को। जब हम पावर ट्रांसफ़र और लोड का ग्राफ देखते हैं तो हमें इस ग्राफ में दिखता है कि पीक ऑफ ग्राफ कब आता है, जब आपका एक्सटर्नल लोड बराबर किसके हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के। ये हम कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं। डिफरेंशिएशन करना हमें आता है, वहाँ से हमें ये रिलेशन मिलता है। तो हमें ये याद रखना है कि पावर ट्रांसफ़र कब मैक्सिमम होगा, जब आपका एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। और मैक्सिमम क्या होगी वैल्यू इस पावर की, तो ये होगी ई स्क्वायर बाय 4R के। अब हम बात करेंगे सेल के कॉम्बिनेशंस की। सेल के जो अलग अलग तरीके से सेल लगाए जाते हैं, जैसे हमने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखा, कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन देखा, उसी तरीके से सेल के भी कॉम्बिनेशन होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में देख सकते हैं अगर दोनों सेल की पोलैरिटी हमने सेम लगाई है तो क्या होगा, ये भी पुश करेगा करंट को, ये भी पुश करेगा। पुश कौन कर पाएगा, जिसका ईएमएफ बड़ा होगा। तो अगर सर्किट में हमसे पूछा जाए आई बताइए कितना होगा, तो नेट ईएमएफ क्या होगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं। अगर हमसे यहाँ पूछा जाए कि वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा इन दोनों के अक्रॉस, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा। कैसे निकालेंगे, IR1 या IR2 से सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी ये, इसको हम याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हमने इस तरीके से सेल्स को कनेक्ट किया, यानी पैरेलल में ही लगाया है लेकिन पोलैरिटी रिवर्स में, तो क्या होगा, एक पुश करेगा और दूसरा इजीली उसको एक्सेप्ट करेगा, या वो कह सकते हैं कि एक डिस्चार्ज हो रहा होगा, दूसरा
चार्ज हो रहा होगा, लेकिन दोनों के करंट जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, तो अब इनके ईएमएफ एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इनके ईएमएफ आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ध्यान रहे पैरेलल कनेक्शन में अगर पोलैरिटी सेम साइड पर है तो ईएमएफ बड़े में से छोटा घटाते हैं, और अगर पोलैरिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है पैरेलल कनेक्शन में तो क्या होगा, एक आपके इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, दूसरा उसको सपोर्ट करेगा, तो टोटल ईएमएफ E1 प्लस E2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ भी हमने ऊपर वाले केस की तरह पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है अक्रॉस ईच सेल, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, E माइनस आई आर करके। तो यहाँ पे इसका EMF E1 IR1 हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू मिल गई। ऊपर वाले फॉर्मूले से यहाँ क्या डिफरेंस है, जब पोलैरिटी सेम थी तो करंट के फॉर्मूले में माइनस आया, लेकिन वोल्टेज डिफरेंस के फॉर्मूले में टर्मिनल वोल्टेज के डिफरेंस में प्लस आया। यहाँ क्या है, पोलैरिटी जब उल्टी डायरेक्शन में है तो करंट के फॉर्मूले में प्लस आया, लेकिन आपके टर्मिनल वोल्टेज के फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस आएगा। इसके अलावा हमसे पूछा जाता है कि अगर हमने n सेल्स लगा दिए पैरेलल में तो क्या होगा, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला ये होता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस डैश डॉट डैश, कहाँ तक, जहाँ तक आपके नंबर ऑफ सेल्स हैं, डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डैश डैश डैश। यहाँ पे 1 बाय R ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आपके R1 R2 R ये जितने भी आपके रेजिस्टेंसेस थे ये सब किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो हमने सिंपली पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ लगाया है। ईएमएफ का फॉर्मूला इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन आपको याद रखना है। अगर हम n सेल्स लगाते हैं ईएमएफ ई के और सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हैं, यानी सभी का ईएमएफ भी बराबर है, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हैं, तो उस केस में क्या होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ ई आएगा। क्यों, समझिए, ई बाय आर ई बाय आर ई बाय आर कितनी बार आया, n टाइम्स, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया n ई बाय आर। ठीक है, n ई बाय आर डिवाइडेड बाय क्या किया आपने, ये वाला टर्म कितना आया, 1 बाय आर 1 बाय आर 1 बाय आर, ये आया n टाइम्स, तो n बाय आर, तो n बाय आर से n बाय आर कैंसिल, क्या बचा आपके पास e। इसलिए अगर आप सेम ईएमएफ के सेल्स को पैरेलल में लगा देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप 1 लगाओ या 1000 लगाओ, आपको उन सबसे ईएमएफ e ही मिलेगा। रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल रजिस्टेंस R बाय N हो जाएगा। ये तो सिंपल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम निकाल सकते हैं। करंट का वैल्यू इस केस में क्या होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये भी हम इजीली निकाल सकते हैं, R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय n। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।